अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। एक ऐसी कुंडली से आपका परिचय कराने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाती है हमारे जीवन में। जैसे हमारा जो शरीर है वो यहाँ नियंत्रण कक्ष बना हुआ है, यहाँ पे संवेदनाएं जो आती हैं वो रीढ़ के हड्डी से निकल करके और वो माथे तक, कपाल तक पहुंचती है। पर अगर ये तंत्र अगर गड़बड़ हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका सर रहा और ये आपकी कमर रही, तो यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक जो तंत्रिका जो काम करती है, जिसे नर्व जो बुद्ध जिसके कारक होते हैं, रेगुलेटरी सिस्टम जिसे, जो कि दिमाग को ये ऑर्डर करता है कि मुझे मच्छर काट रहा है या मक्खी बैठी है, दिमाग को ये कई प्रकार से रेगुलेट करता है। अगर इसमें कभी गड़बड़ी हो जाती है तो वो मन को, तन को, हृदय को, बुद्धि को, नेत्रों को, नेत्र की ज्योति को, घुटनों को, दोनों ही हिस्सों को अलग कर देता है। तो कुछ इसी प्रकार की कुंडली के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। और एक बात बड़ी अद्भुत है कि हमें कई बार इस बात पे ही ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग चार्ट अच्छे से देखा जाए। और अगर आप अपनी कुंडली को अच्छे तरीके से समझने पे उतारू हैं वस्तुतः, तो निसंदेह मान के चलिए कि समस्या का अंत तुरंत आपके निकट ही हो जाता है, बात करने के दौरान ही खत्म। आप कराते करते तो बाद में हैं, मंदिरों का दर्शन, यहाँ वहाँ जड़ वगैरह पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें होती हैं, वो तो चलो ठीक है, बाद की बात है, वो कितना है और कितना है नहीं। लेकिन हमारी समस्या मूलतः ये है कि हम समझना ही नहीं चाहते और सीधा जो है वो समाधान पे आना चाहते हैं। और ज्योतिष का ग्रंथ और ज्योतिषीय शास्त्र में ये बात कई बार होती है कि आप सिर्फ अपने समस्या के मूल वजह और केंद्र बिंदु को समझ लीजिए कि इस वजह से ये होना ही है, आप उसको हटा नहीं सकते। और व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमें यह भी जानने की आवश्यकता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में ही मैं बता दूं, दिमागी रूप से कई बार हम जब पिछड़ जाते हैं या फिर हमारी कुंडली जब कई बार कमजोर पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें अपनी कुंडली में शनि, राहु और बुध और चंद्रमा आदि भावों को देखना होता है। विशेषतया रोग भाव के अधिपति को भी देखना होता है। इनकी कुंडली, जिनकी कुंडली मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, ये 1990 की एक जातिका है। ये हैं अमेरिका में, पता नहीं लोग नाम भी कैसे, हमारे यहाँ तो कितना सुंदर नाम है, प्रयागराज, अयोध्या, तिरुवनंतपुरम, कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम है। हमारे यहाँ के लोगों के भी नाम कितने अच्छे हैं, महेश, राधा, कृष्ण, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, आशुतोष। पर पता नहीं ये नाम देखिए, KNOXVILLE। अब मैं इसको क्या पढ़ूं, मुझे नहीं आता, पर आप ये देख लीजिए। हाँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये कुंडली अमेरिका से आई है। इनकी माता जी ने इनके लिए बड़ी चिंता जाहिर की है। वैशाख माह और ज्येष्ठ माह में इनका जन्म हुआ है। ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ आइए, बिल्कुल निकट बैठ के यूं बात कर लेते हैं और कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये कुंडली काम करती है और कैसे कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो कैसे जातक के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं और कैसे व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं बुरे तौर पे। वैशाख और ज्येष्ठ माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को नेत्र से संबंधित समस्या होती है, माथे से संबंधित समस्या होती है, दर्द होता है, कई बार व्यक्ति के अंदर गर्मी और उत्तेजना ज्यादा होती है। ये पहली बात है। रोग के बारे में बात करें तो, क्योंकि ये कुंडली बीमारी वाली है तो मैं रोग पे चर्चा ज्यादा करूंगा। उत्तरायण माह में इनका जन्म, उत्तरायण में जन्म हुआ है, इस वजह से इतनी बात है कि व्यक्ति सचेत है, उसके पास बोलने की शक्ति है, पर वो दबी हुई है, या तो क्षुब्ध है, कुंठित है, या फिर ये कह सकते हैं कि उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास बल जरूर है, वो कुछ करना चाहता है, दुनिया में आया है तो जरूर ही कुछ करना चाहता है। और निस्संदेह अगर सोच के देखो कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, अगर वो अपने ही घुटनों पे खड़ा ना होता हो, अपने ही क्रियाविधि के लिए अपने ही ऊपर उसकी स्थिति ना बनती हो, तो उसकी स्थिति क्या होती होगी।
आप जरा विचार करके देखिए, क्योंकि आप प्रत्येक काम के लिए अगर किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो रहे हैं तो समस्या तो है, और निस्संदेह ये बात भी बनती है। ऊपर से एक महिला या फिर एक स्त्री जातिका के लिए ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और निस्संदेह मेरे पास कई कुंडलियां ऐसी आती हैं। एक कुंडली मेरे पास आई थी महाराष्ट्र के नागपुर से, जिसमें उस बच्चे को समस्या थी, वो अपना माथा हमेशा पीटता रहता था, ऐसे सोफे पे, जमीन पे, न दरवाजे के पास, गेट के पास। उसके माता और पिता ने मुझसे संपर्क करा था। मैंने अपने तरीके से उस बच्चे की कुंडली का मतलब जो है विश्लेषण तो किया ही था, देखा ही था, दवाइयां भी बताई थी, उपचार भी बताए थे। उसके वीडियो बना करके मैंने कहा था कि आप मुझे भेजिए। फिर उसके बाद मैंने खुद से, चूंकि मेरे पास डॉक्टर की भी एक लंबी फहरिस्त है, कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े ऊंचे डॉक्टर एम्स में जो हैं, मैंने उनको वो वीडियो भेजा, बीएचयू के डॉक्टरों को भेजा था, फिर उसके बाद भोपाल के डॉक्टर को भेजा था, कई जगह पे वो वीडियो भेजा। एम्स पटना में जो है वो कुछ एक दो जन हैं जो कुंडली दिखाने के लिए आए थे, तो उनको मैंने वो वीडियो भेजी थी। सबने कहा कि ये बच्चा जो है वो अकेलेपन का शिकार है, या ऑटिज्म ऐसा कुछ बोल रहे थे वो लोग, सिंड्रोम करके। तो ये स्थिति है। तो मैंने भी उसको बहुत ज्यादा समझने की, एक मध्य प्रदेश की कोई जातिका थी जो 8-10 साल की थी, जो अपने पैरों पर चल नहीं पाती थी, और उसके पिता बड़े परेशान थे। तो ऐसी स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। पुरुष तो चलो फिर भी ठीक है, हालांकि ये तो किसी के साथ भी ठीक नहीं होता, पर जातिका के लिए तो ये बड़ी जो है वो भ्रम की बात हो जाती है। अंदर तक हिल जाता है मन सोच सोच करके। कृष्ण पक्ष के अमावस्या का जन्म होना, ये इस कुंडली की समस्या की मूल जड़ है। आप समझने का प्रयास करना कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमें गर्भाधान करने से लेकर के और गर्भ कब बाहर निकलेगा, इस चीज को भी समझना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन बढ़ा है, उसमें हमारी आने वाली संततियां परेशान हो जाएंगी, और निस्संदेह वो रोग से मुक्त कभी भी नहीं हो सकती है। हमें अपने गर्भाधान करने की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना है, उस वक्त को भी सही तरीके से चयनित करना है, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, कोशिश करें। आप लोग तो देखते ही नहीं हो, अच्छी चीजें बताओ पर फिर भी कोई देखता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम जिस समय गर्भधारण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, वहीं से हमारे शरीर में आत्मा का प्रवेश हो जाता है। भले ही उसका बढ़ना उसके 9वें महीने या 10वें महीने में होता है, या हमारे रूप में वो गोद में बालकपन के रूप में खेलता है। तो वस्तुतः इस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को हुआ है। गौर करिए, सूर्य और चंद्रमा लग्न में ही हैं। एपिलेप्सी नामक बीमारी से ये जातिका अगर पीड़ित है, तो मैं समझता हूं कि अगर व्यक्ति की कुंडली में, याद रखिएगा यह सूत्र है ज्योतिष का, कि अगर जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा लग्न में बैठे हों और राहु और केतु से पीड़ित हों या प्रभावित हों या दृष्ट होते हों, या जन्म कुंडली में रोग भाव के अधिपति, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, रोग भाव के अधिपति के साथ किसी भी पापक ग्रह या 12वें भाव के अधिपति, जैसे 12वें भाव के अधिपति मंगल, या इस कुंडली के लिए सर्वाधिक मारक ग्रह मंगल बनेगा। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक मारक मंगल बनते हैं। उसके साथ अगर रोगेश की स्थिति बन जाएगी तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है या मन से कमजोर होता है। अब एक बात बड़ी अद्भुत है जो मैं बताना चाहता हूं कि आप न तो इसके लिए जिम्मेदार हैं, न तो आप इसको अपने ऊपर ये समझ सकते हैं कि ये मेरे ही भरोसे, ये मेरे ही ऊपर क्यों हुआ। ये व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर ये बात बनी थी, जिसके कारण ये ग्रह दशा बनी थी या ग्रह स्थिति बनी थी। लेकिन इसका एक बड़ा ही अजीब स्थिति और भी बताऊं। जन्म कुंडली में भाग्य भाव को देखिए, शनि और राहु भाग्य भाव में, स्वग्रही शनि रोग भाव के अधिपति उच्च के होकर के शुक्र के साथ बैठे हैं। यही इस कुंडली की समस्या का मूल कारण है कि जन्म कुंडली का रोगेश 12वें भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठा हुआ है। इस कारण से ऐसा होता है, इस कारण से ऐसा होता है। पहला जो मेन कारण क्या था कि सूर्य और चंद्रमा लग्न में, अमावस्या दोष लग्न में ही बना है। गौर से समझिएगा, मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी कि सूर्य और चंद्रमा लग्न में और दशम स्थान में अगर बैठे होते हैं तो व्यक्ति समाज
अगर ये अच्छी होती जातिका तो समाज में नाम करने वाली हो जाती, राजनीति में अच्छे पदों पे जाकर के विभूषित होने वाली हो जाती, राजनीतिज्ञ हो जाती, राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाली हो जाती। पर समस्या यहाँ ये है कि यही सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ बैठे थे, अगर थोड़े से आगे पीछे हो जाते या शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा का जन्म हो जाता, प्रतिपदा का जन्म हो जाता, तो भी बात इतनी नहीं बिगड़ती। लेकिन समस्या यहां मूलतया यह है कि पंचांग में कृष्ण पक्ष के अमावस्या का जन्म देख रहा हूं, इस कारण से यह समस्या का मूल बिंदु है और वस्तुतः आपकी कुंडली यहीं से कमजोर होनी शुरू हुई है। ये इस दिन नहीं होना था। दूसरा, व्यक्ति का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है। अब एक बात बताता हूं, जब आप कृतिका नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्मा हो उसके बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं, पर रोग से जब हम उसका संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को नेत्र से संबंधित समस्या होती है, दर्द होता है माथे का बहुत भयंकर, जिसको व्यक्ति बता नहीं पाता है, वो अपनी संवेदना को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अगर आप कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं और कृतिका नक्षत्र के जन्मे होने के कारण में अगर उसमें बीमारियां होंगी तो इस तरीके की मानसिक बीमारियां होती हैं। और मेरुदंड की समस्या भी कई बार व्यक्ति को होती है, जहां वो अपने घुटनों पे कई बार खड़ा नहीं होता, अपनी कमर पे ही सीधे तरीके से वो चल नहीं पाता है। अगर कृतिका नक्षत्र के जन्मे लोग ऐसे, अगर वो रोग होगा तो उनको ऐसी बीमारियां होती रहेंगी। ये जातिका कृतिका नक्षत्र में जन्मी है और साथ ही साथ अति गंड योग नागकरण, ये ठीक नहीं होता। सोच के देखिए कि जातिका को पंचांग भी बुरा मिला है, आपने गौर नहीं किया। एक अच्छी कुंडली को एक ज्योतिषी अच्छा हमेशा कहता है, और जब कुंडली सामने से व्यवस्थित नहीं होती है तो उसमें कई तरीके की कमजोरी भी सामने से दिख जाती है। अगर यही कुंडली किसी ऐसे जातिका की होती जो बहुत ही बलिष्ठ होती, तो मैं फिर क्या कहता कि सूर्य और चंद्रमा लग्न में उच्च के चंद्रमा बैठे हैं। कहता कि नहीं कहता? कहता ना। सोच के देखिए कि जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही राहु के साथ व्यक्ति को धर्मज्ञ और धर्मनिष्ठ बना रहे हैं। कहता कि नहीं कहता? जरूर कहता। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वर्तमान से साम्य बनाना पड़ता है कि व्यक्ति वर्तमान में कैसा है। सीधे तरीके से आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं पूछना पड़ता है, वर्तमान में जातक की स्थिति क्या है। और अभी आप गौर करिए तो इनकी कुंडली में राहु की ही दशा भी चल रही है। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, बताऊं? ये राहु और केतु जो होते हैं बड़े चांडाल होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं। खास करके इनकी धृष्टता और भी तब बढ़ जाती है जब छठे, आठवें, सातवें और 12वें भाव के अधिपति के साथ इनकी युति हो जाए या बैठ जाते हो। यहां पे ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही है, लेकिन हां, लग्न के अधिपति या लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर अगर राहु केतु का संबंध बनेगा, गौर करिए, लग्न के अधिपति शुक्र जिस पे शनि की दृष्टि है, जो जन्म कुंडली में सर्वाधिक योग कारक होते हैं, जो रोगेश भी होते हैं। लग्न के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ मंगल कौन है? तंत्रिका तंत्र। बुध कौन है? स्नायु मंडल का प्रतीक। मंगल वाहिनियों मज्जा का कारक होता है। मज्जा, ये शरीर जो है, ये दिमाग जो है, वो डाक खाना का, ये जो पूरा हमारा जो सिस्टम काम करता है उसमें दफ्तर ये है। दफ्तर जिसको बोलते हैं ना, वो उर्दू का शब्द है या पता नहीं फारसी का होगा। ऑफिस, कार्यालय ये है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो खबर पहुंचते रहते हैं विभिन्न प्रकार के सोर्स से, उसका काम बुध करता है, क्योंकि मेरुदंड का कारक बुध होता है। और उसमें अगर किसी भी तरीके का दोष पैदा हुआ तो निस्संदेह दिमाग संक्रमित हो जाता है। और खास करके उसकी रूपरेखा और भी तब तैयार हो जाती है जब लग्न में ही अमावस्या दोष बन जाता है या चंद्रमा जन्म कुंडली में कमजोर हो जाते हैं। उच्च के चंद्रमा जरूर है पर उनके पास पक्ष का बल बिल्कुल भी नहीं है, अमावस्या दोष लगा है कुंडली को इस कारण से। और राहु की दृष्टि, रोग भाव के अधिपति इस कुंडली के मारक ग्रह के साथ जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में बैठ करके शनि से दृष्ट हो रहे हैं, जो पहले ही राहु से प्रभावित है। निगेटिव बात है, ये बात है। अब आपकी कुंडली में मैंने गौर करी है, यहां लग्न बनाया है, यहां नवांश और यहां सप्तमीमांसा बनाया है। सप्तमीमांसा से बलाबल देखा जाता है और कुंडली का वो चैप्टर देखा जाता है, जीवन का वो क्षेत्र देखा जाता है जो कई बार आपको लग्न कुंडली से नहीं समझ में आती। आप कई बार यहां ये देखेंगे और सप्तमीमांसा बिल्कुल बदल जाएगा। सप्तमीमांसा से ग्रह के वो रूप हमें दिखने को मिल जाते हैं जहां से आपकी कुंडली, आप जरा गौर करिए, इनकी कुंडली का सप्तमीमांसा में लेकर के उपस्थित हूं, जहां पहले हमेशा प्रत्येक कार्यक्रम में दशमांश लेकर के उपस्थित होता था, क्योंकि इस कुंडली में दशमांश को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।
हमें आवश्यकता है कि ये बच्ची कब खड़ी हो जाएगी या इसकी समस्या क्यों बन रही है, हमें इसका जो कारण है वो समझना है। आप जरा गौर करिए, मंगल शत्रु की राशि में और शनि भी शत्रु की राशि में बैठ करके दोनों की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। मंगल की चौथी, शनि की 10वीं। इसी वजह से कि कई बार हम खाली लग्न कुंडली को देख करके ही अतिरेक की स्थिति में या अधिकतम स्थिति में जाकर के कई बार ये बता देते हैं कि ये होने वाला है। जल्दबाजीपन में कभी भी कुंडली नहीं देखनी चाहिए और न ही उसका फलादेश करना चाहिए। इस जातिका की कुंडली में शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव लग्न पे है। लग्न पे यहां पे भी राहु का प्रभाव दिख रहा है। लग्नेश जो है वो शुक्र मंगल के साथ इस कुंडली के मारक ग्रह के साथ उपस्थित है और बुध जन्म कुंडली में 12वें बैठा हुआ है, जो सबसे ज्यादा खराब है। बुध के बारे में मैंने एक कार्यक्रम में चर्चा करी थी कि कभी भी बुध अकेले किसी भी भाव में अच्छे परिणाम नहीं करते लग्न को छोड़ करके। अगर मैं यहां पे इनकी कुंडली में चलित कुंडली की बात करता हूं तो चलित कुंडली में कोई भी ग्रह बदल नहीं रहे, थोड़ा सा भी बदल जाता तो नागफनी के बीज जो माता के जेहन में बने हैं दिमाग में वो नहीं बनते, और दिमाग में जो कांटे भरे पड़े हैं कि क्या होगा मेरी बेटी का, ये नहीं होता। सोच के देखिए कि उस माता के ऊपर से क्या बीतती होगी जब इनकी ये जातिका अपने ही नित्य कर्म के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होती हो। बड़े कष्ट की बात हो जाती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति 12वें, इस वजह से व्यक्ति, ये पंचम भाव जो होता है वो स्वस्थ रहने का होता है ना, क्योंकि वो अष्टम का चौथा होता है। और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति लग्न में बैठे हैं। माता इस जातिका के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उच्च का चंद्रमा यहीं बैठा है। चाहे भले ही मरती मर जाए लेकिन छोड़ेगी नहीं, क्योंकि चतुर्थ स्थान का अधिपति माता ही पिता स्वरूप भी कई बार बन जाती है। माता ही पिता स्वरूप कई बार हो जाती है। माता को ही पिता की भूमिका में आना पड़ता है। बड़े भाई बहनों के बारे में अगर बात करता हूं तो इनकी कुंडली में इनके मामा, इनके चाचा और इनके जो बड़े हैं, जो भी बड़े लोग हैं, उस पे ये व्यक्ति हमेशा आश्रित रहे तो ठीक रहे, या फिर उन लोगों के सहयोग से ही इस जातक का जीवन चलेगा, क्योंकि छोटे तो इनके पास आएंगे नहीं। हाले अलग बात है कि उनका सुख इनको मिलेगा, पर ये व्यक्ति जो है वो अपने बड़ों, या तो अपने मामा या तो फिर अपने जो बड़ी बहन है उसके पास जा सकता है, या फिर छोटे भाई के पास अपना जीवन व्यतीत कर सकता है माता जी के जाने के बाद। क्योंकि इन्होंने ये सवाल पूछा है, मेरे जाने के बाद इसका कौन होगा, ये प्रधान सवाल है इनका, ये सवाल है। आपकी कुंडली में गौर करिए, लग्न में आप तो जब तक हैं तब तक तो आप रहेंगे। इसके लिए तो मैं भी बिल्कुल ये चिंता कर रहा था कि जातिका का क्या होगा, पर जब कुंडली ही देख रहा हूं, और एक बात और भी बताता हूं, जब मैं ये कुंडली देखने बैठा तो वस्तुतः मैंने इस पे अध्ययन करा और कम से कम आधे घंटे इस कुंडली पे अलग से ग्रंथ उठा करके मैंने पढ़े हैं। तो निखिल जी जो मेरे हैं वो ये कहते हैं कि ये कोई विशिष्ट कुंडली है जो आप अध्ययन कर रहे हो। निखिल जी ने बात कही कि ये कोई अलग कुंडली है क्या, या कोई अलग तरीके की समस्या को लेकर के आई है जो आप बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो। मैं पढ़ता भी हूं और प्रत्येक कुंडली से दो चार लाइनें जरूर चुरा लेता हूं, निकाल लेता हूं। मेरी अवस्था छोटी है, मैं सीखने का प्रयास अभी भी लगातार करता हूं। ये कुंडली भी मुझे कई चीजें सिखा जाती हैं। कृतिका नक्षत्र का बैठना, जन्म कुंडली में शनि और राहु का बैठना और भाग्य लग्न को देखना, लग्नेश के ऊपर शनि का प्रभाव, बुध का 12वें जाना, ये सब चीजें सामान्यतया आपको सामने से दिख रही हैं, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो व्यक्ति अगर कुछ ढूंढना चाहे तो कई सारी चीजें दिख जाती हैं। अब आप इनकी कुंडली में जरा गुरु को देखिए। गुरु जो है वो अगर ठीक कैसे हो, राहु की दशा चल रही है, राहु में शुक्र, अभी तो व्यक्ति उद्वेगी है, अभी तो ये कुछ सुनेगा भी नहीं, क्योंकि राहु में शुक्र चल रहे हैं। और उसके बाद सूर्य आ जाएंगे। इस कुंडली के लिए 5 अंक और सूर्य की स्थिति ठीक होती है। अगर सूर्य लग्न में बैठे हैं तो मैं समझता हूं कि वो उच्च के ग्रह के साथ अगर चतुर्थेश बैठा है तो कुछ समस्या का निदान यहां से भी निकल सकता है। आप अपनी कुंडली में जरा यहां देखिए, राहु यहां रोग भाव में बैठे हैं, ये तुला राशि के बैठे हैं तो चलो ठीक है। यहां पे शनि जो है वो रोगेश होकर के बैठे हैं। मैं एक बात और कहता हूं, अगर एक स्थिति व्यक्ति के गले में कपास का जड़ बांधा जाए, या कपास के जड़ को घिस करके उसे पिलाया जाए, या गाय की शुद्ध देशी जो गाय होती है, देशी गाय जो हमारे यहां वृंदावन में मिल जाती हैं या आमतौर पे गांवों में मिल जाती हैं, देशी शुद्ध गाय, उसका घी अगर नाक में डाला जाए
तो भी चीजें ठीक होती हैं। उसके उपाय अलग से मैं बताऊंगा, इनके वैदिक मंत्र। यहाँ पे ये जो कुंडली है, इसमें मैं इसके उपाय आपको अलग से बताऊंगा, यहां नहीं बता सकता। ये दो उपाय जो सामान्यतया अगर व्यक्ति को, किसी को एपिलेप्सी वगैरह की बीमारी की समस्या है, जिसे सामान्यतया मिर्गी कहा जाता है, तो उसे ठीक करने में इसे सहायता मिलती है। दूसरे नंबर पे अगर एक बात कहूं तो इनकी कुंडली में ये समस्या यहां से बन रही है, यहां भी बुध अकेले बैठे हैं। लेकिन मैंने दो तीन चीजें और भी गौर करी कि व्यक्ति की कुंडली में जैसे जैसे जातिका बड़ी हो रही हैं, जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, इनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। और व्यक्ति की कुंडली में आप जरा गौर करिए तो एक ग्रह यहां, एक दो ग्रह यहां, 2 3 4 5, 5 ही घरों में सारे ग्रह बैठे हैं। 5 ही घरों में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या जो है वो बढ़ती तो है, और प्रत्येक दिन वो जो है वो उसकी उग्रता व्यग्रता भी बढ़ती जाती है। हमें किसी भी तरीके से इनसे शिव जी की पूजा करवानी चाहिए, दूध अर्पित करवाना चाहिए। अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके सफेद पुष्प की माला इनसे शिव जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इनके नाम पर अगर हो सके तो मैं जो पूजा आपको बताने वाला हूं वो आप कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। उस मंत्र का जब भी अगर इनके नाम पर कोई करे, कोई ब्राह्मण या कोई व्यक्ति अगर करे, तो भी लाभ मिल सकता है। दूसरे नंबर पे अगर एक बात कहूं, समस्या तो मैंने बताई कि क्यों ऐसा हुआ है। सप्तमीमांसा, यहां से आप ना देखो, इनकी कुंडली में मंगल, जो कि जन्म कुंडली में यहां पे भी वृषभ राशि की कुंडली बनती है, मारक होते हैं। यहां भी रोगेश उच्च के हैं, यहां भी रोगेश उच्च के हैं। एक बात और बताता हूं, उस पे गुरु की दृष्टि जा रही है, जो कि लाभ भाव का अधिपति होकर के धन भाव में बैठा है। और गौर करिए तो अष्टम भाव के अधिपति, एक बात और बताता हूं, व्यक्ति के मानसिक रूप से कमजोर होने का दूसरा कारण, अष्टम भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में रोगेश से या मंगल जैसे या 12वें भाव के अधिपति से, ध्यान से समझिएगा, अष्टम भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति से या रोग भाव के अधिपति जो कि शुक्र से अगर केंद्र में हो जाएंगे तो व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। वो बोल नहीं पाता, वो चल नहीं पाता, वो संवेदनाओं का सही तरीके से विस्तार नहीं कर पाता। कई प्रकार के योग बन जाते हैं जो व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं, या व्यक्ति को दूसरों के ऊपर आश्रित रह करके ही जीवन बिताने की स्थिति बन जाती है। ठीक होने की स्थिति अगर मैं कहूं तो इनकी कुंडली में अभी नहीं, राहु है अभी शुक्र में, अभी 22 के 5वें महीने तक राहु में शुक्र चलेंगे। उसके बाद चंद्रमा, जब जन्म कुंडली में मैं मंगल आता देख रहा हूं, मंगल में भी समस्या बढ़ेगी, अभी ये समस्या लंबी चलेगी। और मैं अगर एक बात कहूं तो इनको अपनी बड़ी बहन के पास भी भेजा जा सकता है, या दूसरा या तो मामा के पास, या तीसरा कि व्यक्ति अपने छोटे भाई के पास। तीसरे नंबर पे अगर बात कहूं तो जब तक आप हैं तब तक तो आप हैं ही। एक बात और कहता हूं, यह व्यक्ति प्रत्येक पल जल रहा है, प्रत्येक पल जल रहा है यहां से, भले वो बता नहीं रहा, क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न को राहु देख रहे हैं और लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो पापी भाव का अधिपति होता है। मूलतया एकादशवें भाव में उसकी राशि बनी होती है, एकादशवां भाव पापी भाव होता है, वहां पे उसकी दृष्टि पड़ रही है। व्यक्ति के पास पिता का सुख थोड़ा कम सा देख रहा हूं, या पिता चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं कई बार, या वो कई बार निगलेक्ट होते हैं या कमजोर होते हैं, या कई बार वो बहुत अच्छे तरीके से उसका ख्याल नहीं रख पाते, या फिर वो हो सकता है कि थोड़े शांत प्रवृत्ति के हों, देख करके घुट रहे हों, ऐसी स्थिति भी बनती है। जन्म कुंडली में नवांश चार्ट में अगर देखते हैं तो बुध लग्न में बैठ रहे हैं, जो कि लाभ के अधिपति हैं। पंचम भाव के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में जाकर के 12वें पर नीच के अपने भाव से पंचमस्त, और केतु मंगल का प्रभाव नीच का, इस वजह से दाम्पत्य का तो सुख बड़ा कमजोर है, इसकी तो चर्चा भी ना करूं। लेकिन शनि का संबंध जन्म कुंडली में मंगल से बन रहा है, इस कारण से यह समस्या बढ़ जाती है। लंबी बीमारी का घर जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से यह बीमारी चलती रहेगी। दूसरे नंबर पे एक बात बताऊं, इनका समाधान अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको अलग से जरूर बताऊंगा, और वो मैं आपको जरूर भेजूंगा। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि ये अभी समस्या इनकी दशा के लिए एक लाजवर्त तो सबसे पहले पहनाना जरूरी होगा, क्योंकि राहु की दशा है, और वो राहु जन्म कुंडली में त्रिकोण के अधिपति के साथ बैठा है। ये शुक्र की दशा चली जाए तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम वो रोगेश अपना रोग जो परिणाम अभी और भी भयावह स्थिति में बढ़ा रहा है वो मुक्त हो जाए कम से कम। जहां तक सूर्य की दशा चलेगी तो व्यक्ति का सुख थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि सुखेश होकर के लग्न में बैठे हैं, उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हैं, और सूर्य जो बैठे हैं वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। हालांकि मैं इसको बहुत अच्छा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में ही व्यक्ति का जन्म हुआ है अगर, और वो
रोग का और भी कारक हो जाता है इस तरीके की बीमारी का, तो हो सकता है कि बीमारी थोड़ी बढ़ भी जाए। लेकिन हमें सूर्य की उपासना और जो मैं मंत्र भेजूंगा उस पर मुझे पूर्णतया पूरे बुद्धिमता से ये बात कहता हूं कि उससे लाभ होता है। दूसरे नंबर पे इनकी कुंडली के आधार पर व्यक्ति से जो है वो शिव जी की पूजा जितनी ज्यादा कराई जाए, सूर्य को अगर किसी भी तरीके से हो सके तो इस जातक को सफेद पुष्प की माला या पीले पुष्प की माला भी अर्पित कराया जा सकता है। ये कुंडली वृषभ लग्न की है, धीरे धीरे ही चीजें लाइन पे आती हैं। और एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में गुरु राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति राहु जब शनि के साथ संबंध बनाएंगे और जन्म कुंडली में सप्तमीमांसा जहां गुरु सबसे पहले ही नीच के हो जाते हैं, ठीक नहीं है। अष्टम भाव के अधिपति का नीच का होना और राहु से केंद्र में होना, उस पर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। रोगेश उच्च का है, ऋणेश उच्च का है, मतलब व्यक्ति जो है वो झेलता रहेगा, झेल रहा है, उसके पास कम से कम बल है कि वो क्विट नहीं करेगा, हारेगा नहीं, साहस है, क्योंकि सूर्य लग्न में बैठा है, चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, कुछ तो प्रभाव रहेगा। गुरु अगर नीच के नहीं होते सप्तमीमांसा में तो मैं इसे अच्छी बात कह सकता था, लेकिन गौर करिए कि एक और भी अच्छी बात बताता हूं कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अष्टमेश होते हैं और जन्म कुंडली में उनकी दूसरी राशि लाभ भाव में बनती है, जहां उच्च का शुक्र क्या बोलते हैं कि छठे भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, उसके पास बुध सूर्य चंद्रमा। यहां पे गौर करिए, यहां भी अमावस्या दोष लगा है। ये बीमारी ऐसे ही नहीं आई है, ये बीमारी यहां भी दिख रही है। मतलब वस्तुतः आप जरा गौर करें तो ये समस्या शनि और मंगल के कारण ही हो रही है, क्योंकि गौर करिए मंगल का भी प्रभाव मैंने बताया और शनि का भी प्रभाव है। आपको इतनी सी बात कहता हूं, कपास का जड़ व्यक्ति को घोल करके प्रत्येक दिन पिला सकते हैं या उसको गले में बांध सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं जो उपाय भेजूंगा अगर वो करा जाए तो निस्संदेह कुछ ना कुछ सफलता तो मिल ही जाती है, पर झेलना तो है, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। अब आइए आपको मैं और भी कुछ चीजें बताता हूं। ये पार्ट 2 यहां से मैंने आपको इसलिए बनाने का प्रयास किया ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझा सकूं। आपकी कुंडली में जब कभी भी, ध्यान से समझिएगा, ये छठे भाव के अधिपति शुक्र जब शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं या उनसे देख लिए जाते हो, जैसे कि छठे भाव के अधिपति शुक्र वो उच्च के हैं, मतलब एकादशवां भाव जो है, आप गौर करिए तो ये शरीर मस्तक है और आप घूम करके आते हैं तो छठा भाव जो होता है वो पेट का है। वस्तुतः आप यहां से पेट देखते हो, ये छाती, छाती से थोड़ा नीचे और यहां पे पेट, ये गुदा का मार्ग होता है या गुदा क्षेत्र, उसके बाद ये जो होता है वो जंघा होता है, ऐसे करके। आप ध्यान से समझिएगा इसको कि छठे भाव के अधिपति के ऊपर, ये मैं इस जातिका की जो बीमारी है उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। छठे भाव के अधिपति शुक्र के ऊपर अगर शनि और राहु का प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति पक्षाघात, लकवा या कई बार ये इतना नामुराद रोग होता है जो मैं बता रहा हूं, एपिलेप्सी और ये चीज, कि व्यक्ति का चलना फिरना बिल्कुल बंद और बिल्कुल ही अपंग बना देता है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है कि जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति जब शनि और राहु से दृष्ट हो जाते हो, जैसे कि देखे जा रहे हैं, तो व्यक्ति की कुंडली में लकवा या पोलियो या ऐसी बीमारियां हो जाती हैं और ये हमेशा चली रहती है, हमेशा चली रहती है। और खास करके ये बीमारी तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब शनि मंगल राहु केतु की दशा चले। तो अभी कम से कम 2025 के अक्टूबर तक इनकी कुंडली में राहु की दशा है और ये अभी है। ये दूसरा भाग मैंने इसलिए ही आप लोगों को समझाने के लिए ये बनाया ताकि आप इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें कि ऐसी स्थिति क्यों और कैसे बन रही है। साथ ही साथ अगर आप सप्तमीमांसा चार्ट में देखते हैं तो गुरु का नीच का होना और उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव न होना और उससे राहु का केंद्र में होना व्यक्ति को लंबी बीमारी का खतरा पैदा कर देता है, क्योंकि शनि और मंगल दोनों का प्रभाव लग्न पे है। गुरु देख भी रहे हैं तो शत्रु के घर को देख रहे हैं। व्यक्ति लंबी आयु तक जिएगा, आयु रहेगी, आयु कम नहीं है, आयु है, क्योंकि शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। लग्न में सूर्य और चंद्रमा आयु बनाते हैं, आयु देते हैं। मैंने कल ही के कार्यक्रम में बात कही थी कि अगर अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हों या अष्टम भाव के अधिपति या लग्न में ही कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा हो तो व्यक्ति आयु का मालिक होता है। आयु है लेकिन ये कष्ट चलता रहेगा, ये एक समस्या है।
दूसरी बात बता दूं तो अगर आप नवांश कुंडली को देख रहे हैं तो नवांश में ही सूर्य चंद्रमा यहां भी एक साथ, शुक्र यहां भी, शुक्र हर जगह उच्च के हैं। इस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र उच्च का है जो कि रोगेश है, लग्नेश भी है। और वृषभ लग्न की कुंडली, काश यही कुंडली तुला लग्न की बन जाती तो कुछ स्थिति इससे बढ़िया हो जाती, लेकिन वृषभ लग्न की बनी है। आप कर क्या सकते हैं? इस जातक के ऐसे ही कर्म थे, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति भी 12वें हैं और वो राहु और शनि दोनों से केंद्र में है। ये ठीक नहीं होता। जन्म कुंडली में छठे भाव पे शनि की दृष्टि है 10वीं, इस वजह से ये ऐसा ही होना था। एक नहीं कई कारण मैंने आपको बता दिए। तो बजरंगबली की पूजा, इससे जो है वो आरती उतरवाई जाए भगवान की आरती, क्योंकि भगवान का अगर दुख भी इसको मिल जाए तो वो सुख में बदल जाए। हनुमान जी की विधिवत आरती इससे करवाई जाए, हनुमान जी का दर्शन हो सके तो कराया जाए। या निसंदेह मैं ये बात कहता हूं कि अभी इनकी कुंडली को देख करके मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि व्यक्ति को इलाज कराना ही होगा और ये लंबा चलेगा। इलाज कराना ही होगा और निसंदेह डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टरी इलाज ही कराने की आवश्यकता है। और व्यक्ति के साथ जितना ज्यादा हो सके आप जितना ज्यादा हो सके उसको पैम्पर करते रहिए, उसको सहलाते रहिए, क्योंकि यही है जो इस बीमारी को सतही तरीके से ठीक कर सकती है और सतह तक जाकर के अंत इसका कर सकती है। ये बड़ी भयंकर बीमारी है और ये बड़ी भयंकर बीमारी है। बस इतनी सी बात कहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। गीता जी के 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अर्जुन ने कल उनसे पूछा था कि आदिभूत कौन है, अधियज्ञ कौन है? तो भगवान ने बात कही, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आदिभूत वही है जो नाशवान है। ब्रह्मा जी नष्ट हो सकते हैं, पर उनके अंतर्गत प्राण बन के, उनकी शक्ति बन करके, उनकी बुद्धि बन करके, उनका श्रम बन करके मैं उनमें उपस्थित हूं। मैं नष्ट नहीं होता, मैं अधियज्ञ हूं। व्यक्ति के कर्म जो धर्म के आधार पर तय होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते और वो चिरंतन बने रहते हैं। इसी वजह से मैं बार बार ये कहता हूं कि अपना कर्म अपने धर्म के हिसाब से ही करना चाहिए। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, मैंने कल के कार्यक्रम में प्रेम विवाह को लेकर के जो बात कही थी उसका अंत पता है क्या होगा? उसका अंत ये होगा कि आज आप अपने पसंद के किसी जातक या जातिका से विवाह करने जा रहे हो, कल आप अपने पसंद के किसी कुत्ते और किसी बिल्ली से विवाह करोगे। हाँ, यही होने वाला है, क्योंकि आप उसे ट्रेंड करोगे, आप उसे बताओगे और फिर वो पशु, क्योंकि आपने उसे जंगल से उठा करके अपने घर पे लाया है, आपने उसे बाजार से उठा करके, दुकान से उठा करके अपने घर पे लाया है, और कल आपने आज उसे अपने बिस्तर पे बिठाया है, आपने आज उसे अपने साथ प्लेट में खाना परोसा है और उसका जूठा भी खाते हो, उसका जीभ आपके मुंह को चाट लेता है, कल आप उसी से विवाह करने वाले हो। इस तरीके का पतन मनुष्य का होने वाला है। पहले एक तरीके से वर्ण व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल कायम थी और बिल्कुल ही निंदनीय नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था का ध्वस्त होना, तो आप आज प्रेम कर रहे हो किसी पुरुष या किसी स्त्री से, पर कल जाकर के आप ही, या हमारा जो समाज है, ये मानव जो संसार जो अपने आप को विकास की परंपरा में जोड़ रहा है, वो जा करके कल किसी घोड़े से विवाह करेगा, कल किसी गधे से विवाह करेगा, कल किसी कुत्ते से विवाह करेगा, कल किसी शेर से विवाह करेगा, कल किसी चीते से विवाह करेगा, और पता नहीं पालतू पशु को अपने घर में रख करके उसको ही उसी से विवाह करेगा। क्योंकि हम पुरुष से तो विवाह कर रहे हैं, महिला महिला से विवाह तो कर रही है, पर ये इतनी स्वतंत्रता क्यों समाज को? ये गौर करने की बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।